अस्सलामुअलैकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता की सरजमीन एक बार फिर बारूद की बू से बोझल है। खलीज की लहरें बेचैन हैं और आबनाए हुर्मज़ ऐसे सहम कर खड़ी है जैसे तारीख के गले पर रखा कोई तेजधार खंजर। आसमानों पर गरजते जंगी तैयारे, शहरों पर बरसते मिसाइल और सफारत खानों के दरवाजों पर लटकते ताले, ये सब इस आग की जुबानें हैं जो सरहदों को निगलती हुई आगे बढ़ रही है। ईरान और इसराइल के दरमियान ये तसादुम अब महज बयानात की जंग नहीं रहा, ये धमाकों की बाज़गश्त में ढल चुका है। रियाद से तेहरान तक और तल अबीब से बैरूत तक फ़ज़ा में खौफ की लकीर खींच चुकी है। आलमी ताकतें शतरंज की बसात पर अपनी चालें चल रही हैं और मोहरों की जगह अब इंसान बसते हैं। तेल की कीमतें अंगारों की तरह दहक रही हैं, मंडियां कांप रही हैं। दुनिया सवाल कर रही है कि क्या ये महज एक जंग है या किसी बड़े तूफान का पेश खैमा? क्या ये आग सरहदों तक महदूद रहेगी या बड़े आज़मों को लपेट में ले लेगी? ये वो लम्हा है जो अब तारीख सांस रोके खड़ी है। आइए इन खबरों के शोर में सच की आवाज़ तलाश करते हैं। नाजरीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे खित्ते की फ़ज़ा इस वक्त जंग और सफारती सरगोशियों के दरमियान मौलिक दिखाई देती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार किया है कि सहयूनी असर और रसूख को पाकिस्तान की सरहदों तक लाने की कोशिश एक ऐसी आग है जिसकी चिंगारियां पूरे आलमी इस्लाम को अपनी लपेट में ले सकती हैं। इनके मुताबिक इसराइल के क़याम से आज तक खित्ते की हर बड़ी कशमकश के साए में वही नजरियाती बाज़गश्त सुनाई देती है, जबकि पाकिस्तान अपनी एटमी सलाहियत और मुसल्लह अफ़वाज की ताकत को खुद मुख्तारी की ढाल करार दे रहा है। उधर शहबाज शरीफ ने मशरिक़ वस्ता की सुलगती सूरत हाल पर पार्लिमानी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला किया है, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि पाकिस्तान दिलो जान से ईरान के साथ खड़ा है और पसे पर्दा सफारतकारी के जरिए कशीदगी कम करने की कोशिशें जारी हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब इत्तलात के वजीर अताउल्लाह तारर ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक की तफसीलात जारी करते हुए एक दावा किया है कि सरहद पार से होने वाली कार्रवाइयों का भरपूर जवाब दिया जा रहा है और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ये ऑपरेशन इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक काबिल तस्दीक यकीन दहानी नहीं मिलती। ये खित्ता इस वक्त शतरंज की बसात बना हुआ है जहां हर चाल अपने अंदर आने वाले कल की गूंज समेटे हुए है। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। चौधरी साहब और असगर चौधरी साहब इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे सरदार फैजान और सायरा बानो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें ज्वाइन करने के लिए। सगीर चौधरी साहब, आपसे इस प्रोग्राम का मैं आगाज़ करना चाहूँगी। लास्ट टाइम जब मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था तो सब कुछ बिल्कुल सही था। कोई जंग की जो बातें हो रही थी ना, वो जंग हो नहीं रही थी। अब वो जंग हो रही है, वो जंग छिड़ चुकी है और पूरे खित्ते को अगर ये कहा जाए कि उसने अपनी लपेट में ले लिया तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। उस वक्त हम बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम में कि मुज़ाकिरात हो जाएंगे, अमेरिका की जानिब से सिर्फ धमकियाँ जो है वो दी जा रही हैं। उस वक्त भी मुज़ाकिरात की बातें थी, आज फिर सीज़ फायर की भी बातें होंगी, मुज़ाकिरात की भी बात होगी, क्योंकि जंग तो हो गई है। उसके बाद अब अमेरिका जो है वो चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं जो चाहते हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकिरात हो जाएं, जो नई क़यादत है उसके साथ मुज़ाकिरात हो जाएं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमने देखा कि जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई हैं उनकी शहादत भी हमारे सामने आई और एक वावेला भी हमारे सामने आया। इस सब को, इस पूरे सिनेरियो को सर किस नज़र से देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आकाशा। देखें, जो आप पहले प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो हमने प्रेडिक्शन की थी और जो प्रेडिक्शन की थी वो ये थी कि जो ये डोनाल्ड ट्रंप है ये बहुत हैरान है कि इतनी धमकियों के बावजूद ईरान सरेंडर क्यों नहीं कर रहा। बात ये हो रही थी और बेसिकली तो वहाँ पे हमने बात ये ज़रूर की थी कि डोनाल्ड ट्रंप जंग ज़रूर करेगा और हमला भी करेगा और ईरान की तरफ से पहले हमला होगा, फिर मुश्तरका हो जाएंगे। तो खैर साथ ये भी कहा गया था कि मुज़ाकरात जो है भी नहीं कर रहा था और आज भी नहीं कर रहा। जी, आज भी नहीं कर रहा और साथ ये भी कहा था कि मुज़ाकरात जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में कामयाबी के साथ अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। तो देखें, उसने पूरी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है उसको ख़राब किया। एक सुपर पावर होने के नाते उसने ये कह दिया कि मुज़ाकरात की आड़ में हम जो है वो बेसिकली तो जंग करना चाह रहे थे और आलमी मीडिया ने भी इसको बाकायदा रिपोर्ट किया हुआ है कि इसराइल कई माह से इसकी तैयारी कर रहा था जंग की, और जो मुज़ाकरात थे वो तो एक बहाना था। सिर्फ इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान को अंगेज करने के लिए मुज़ाकरात का ये ड्रामा रचाया था और ये सारा ढोंग था और होना वही था जो उसने कर दिया। अच्छा, अब सूरत ये है कि जो शहादतें हैं या कैजुअलिटीज़ हैं वहाँ वो पहुँच चुकी हैं। ईरान में तकरीबन 600 से ज़ायद पहुंच चुकी हैं इस वक्त। और दूसरी जानब अगर इज़राइल का मामला देखा जाए तो इज़राइल में बड़े पैमाने पर तबाही हो चुकी है। उसकी दर्जनों इमारतें इस वक्त ज़मीन बोस हैं और इस वक्त ईरान जो है वो पूरी तरह से हावी है
और अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, तो अब डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं, चूंकि कांग्रेस से उसको शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है, और अब वो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने एक यू टर्न भी लिया। उसने यू टर्न ये लिया है कि उसने कहा है कि मैंने तो इसलिए जंग की थी कि इससे अमरीकियों को ख़तरा है, चूँकि ये लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो तैयार कर रहा है, और ये जो है वो अमेरिका तक पहुँच सकते हैं। जब रजीम चेंज की वो बात नहीं कर रहा, हालांकि उसने अलानिया कहा था कि मैं रजीम चेंज के लिए वहाँ पे जा रहा हूँ, और उन्होंने टारगेट भी अपने बताए थे कि इतने इतने लोगों को मैंने टारगेट करना है। और ये वाहिद जंग है दुनिया की जिसमें सरबराहान को टारगेट किया गया, उनको कत्ल किया गया। हालांकि जंगों में ऐसी रवायत नहीं मिलती। जब भी हमने देखा है आलमी जंगें भी हुई हैं, तो जो सरबराहान होते हैं या तो उनको कैद कर लिया जाता है या उनको सेफ रास्ता दे दिया जाता है कि आप निकल जाएं, फरार हो जाएं या चले जाएं, चूंकि एक ये डेकोरम है। लेकिन उसने किसी डेकोरम का ख्याल नहीं रखा। तो अब इसके बाद जो सूरत ये है कि अब ट्रंप बुरी तरह से फंस चुका है। अब देखें जो अरब ममालिक हैं, अरब ममालिक जो हैं वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि आपने हमें तना छोड़ दिया। $1 ट्रिलियन की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि बहुत से बयानात आ रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज की जानिब से, मुस्लिम कंट्रीज की जानिब से। मतलब कुछ है ऐसा कि अमेरिका जो पहले बहुत बड़े बड़े दावे करता था अब तनहा छोड़ के भाग गया? बिल्कुल है। आप उनके तैयारे हवा में देखें कि वहाँ से वो तैयारे उसके निकल के अब उसने वो हसार जो है अपना इजराइल की तरफ कर लिया है। इजराइल को उसने बचाने के लिए अपनी जितनी भी फौजी सामान और अपनी पूरी ताकत है वो इजराइल के साथ लगा दिया है, और यहाँ से वो अपने फौजी अड्डों को तकरीबन खाली करना चाह रहा है। सर एक कि अमेरिका इस वक्त इसराइल को जो है वो हिसार में ले लिया, उसने उसको मतलब हर तरीके से बचाने की कोशिश कर रहा है। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम तो मुस्लिम उम्मा जो है इसकी बात तो करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि वही मुमालिक जिनको इस वक्त ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ईरान सिर्फ इस वक्त जो फौजी अड्डे वहां पर मौजूद हैं खलीजी मुमालिक में उनको निशाना बना रहा है। हालांकि वो जो मुमालिक हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो हमले आप कर रहे हैं इसको उन मुमालिक पर हमले जो है वो कंसीडर किया जाएगा। देखिए इसमें आरामको का जो हम ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ, सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, तो अब बाकायदा ईरान ने उनके ऑफिशियल बयान आया है कि ये इजराइल ने किया है और हमने हमला नहीं किया, और ये किसी हद तक दुरुस्त भी है क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, तो पता चल जाता है। सऊदियों को पता चल चुका है कि ये ईरान की तरफ से ड्रोन हमला या मिसाइल वहां पे नहीं गिरा, ये वाकई ही इजराइल ने गिराया था सिर्फ और सिर्फ फूट डालने के लिए, क्योंकि ईरान इतनी हमाकत नहीं कर सकता और हमाकत नहीं कर सकता। अब दूसरी बात यह है कि आपने जो बात की इन ममालिक की, जी सगीर चौधरी साहब, इस पे मैं अलग से आपसे बात करूंगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक बन जाएगा। असगर चौधरी साहब, ईरान जंग का चौथा रोज है आज, और हम देख रहे हैं कि ईरान जो है वो किसी कीमत पे पीछे हटने को तैयार नहीं है। मतलब अब अगर मुज़ाकरात की बातें हो भी रही हैं और कहा भी जा रहा है कि आप मुज़ाकरात की तरफ आ जाएं, लेकिन ईरान जो है वो मानने को तैयार नहीं है। इस वक्त आप क्या समझते हैं कि क्या मुज़ाकरात के लिए जिस तरीके से जंग हो गई है, क्या अमेरिका की जानिब से पूरी कोशिश कर दी जाएगी, जान लगा दी जाएगी कि अब ईरान जो है नई क़यादत के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर आए? जी बहुत शुक्रिया आकाशा, यहाँ पर ही हम बैठे हुए थे और 3-4 प्रोग्रामों में हमने डिस्कशन की थी ये मुतवक्के जो जंग थी, और इसमें मेरा एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था कि ईरान गिरेगा नहीं, ईरान सरेंडर नहीं करेगा, और ईरान का ऐसा जवाब होगा कि ये हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ईरानी एक कौम है और उनकी एक बड़ी तवील तारीख है। और कल कौम है और वो जी बिल्कुल, और कल उनके वज़ीर ख़ारजा ने बल्कि ये कहा भी है कि हमारी 300 साल, वो 5,000 साल की तारीख को आप छोड़ दें, 300 साल तारीख को भी आप देख लें कि हमने किसी के ऊपर नहीं किया, लेकिन जब हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हमने उसका दिफा किया, और हकीकतन उसने पूरी दुनिया को हैरान भी कर दिया है। देखें जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब हैं ना, ये आगे हैं नेतन्याहू की चालबाजियों में आ गए, ट्रैप हो गए, और जिसे हमारे यहाँ वो कच्चे के डाकू करते हैं ना, हनी ट्रैप, ये भी कुछ इसी तरीके से ट्रैप हो चुके हैं। मुझे ये बताइए कि जब आपने न्यूक्लियर अटैक किया था जापान के ऊपर, तो आपने टोक्यो के ऊपर तो नहीं किया था, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर किया था। यहाँ पर आपने ये किया है कि पूरी क़यादत को मार दिया है, सुप्रीम लीडर को आपने मार दिया है, तो मुज़ाकरात का रास्ता कहाँ से खुलेगा, बातचीत कहाँ से होगी? अब जो जंगी की सूरत हाल, जो ये सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है ये जंग, और जो हमें इल्म भी हो रहा है, बताया भी जा रहा है, अपने ज़राए से भी हम ख़बरें निकालने की कोशिश करते हैं कि देखें एक हुक्म था सुप्रीम लीडर का कि जंग होगी तो ये उसको लीड करेंगे और यूँ इस जंग को लड़ा जाएगा।
पूरा एक फ्रेमवर्क दे दिया गया था। अब ऊपर की लीडरशिप जो है वो मारी जा चुकी है। अब हर जगह की जो यूनिट जहाँ पर है, जो बैटरी जहाँ पर है, वो उसी ऑर्डर को फॉलो कर रही है जो ऑर्डर जंग से कबल दिया गया था। कोई नया ऑर्डर उन तक नहीं पहुँच रहा है। तो अंधाधुन, और जिसे पंजाबी में कहते हैं ना कि अन्य वाह, वो फिर अन्य वाह मिसाइलों की बरसात कर रहे हैं। आप ये देखिए कि जो मतलब ये प्लानिंग जंग से पहले ही हो चुकी थी, अब ईरान जो है उसी चीजों पर अमल कर रहा है और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं और करेगा। कुछ भी नया ऑर्डर कोई पास नहीं हो रहा है, उसी ऑर्डर के ऊपर चल रहे हैं और बेताशा इस वक्त वो मिसाइल बरसा रहे हैं। गो के कारपेट बमबारी कर रहे है इजराइल और अमेरिका, क्योंकि फ़ज़ाई क़ुव्वत तो उनके पास नहीं है। हैरान कुन तौर के ऊपर अब ये कुछ मुतज़ाद इतला आ रही हैं। गोगे जो सेंटकॉम ये कह रहा है कि फ्रेंडली फायरिंग में जो वो 3 त्यारे उनके गिरे, F-15 जो कुवैत में गिरे, लेकिन ईरान ये दावा कर रहा है कि इसे इन्हें हमने गिराया है। दूसरा जो सबसे अहम बात यह है, जो तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है ये जंग, कि हम भी ये नहीं सोच रहे थे। हमें यह था कि ठीक है 1-2 चलें अमेरिकन बेसिस जहाँ पर हैं वो मिसाइल ईरान फायर कर देगा, लेकिन हैरान कुन तौर पर तल अबीब के साथ साथ मिडल ईस्ट का दूसरा कोई मुल्क भी नहीं बचा है जहाँ पर इरान के मिसाइल और ड्रोन्स ना गए हों। जो यूएई की जो वजारत दफा ने जो आज एदाद व शुमार जारी किए हैं कि 174 वहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए हैं, 161 को उन्होंने मार गिराया और 13 समुंदर में गिरे। 8 क्रूज़ मिसाइल उन्होंने ईरान ने फायर किए, 8 मार गिराए गए। और अगला जो फिगर है ज़रा उस पर गौर कीजिएगा, तकरीबन 690 ड्रोन अटैक हुए हैं यूएई के ऊपर, जिसमें से 645 मारे गए और 44 जो हैं उन्होंने जो है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नुकसान किया है। अब मुस्लिम उम्मा के लिए क्या तशवीशनाक सूरत हाल है कि एक जानब ब्रादर इस्लामी मुल्क ईरान है तो दूसरी जानब यूएई है और सऊदी अरब है। यही पोजीशन ओमान है। ओमान को आप देख लें, ओमान तो मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा था, वहाँ पर भी मिसाइल मारे गए। और आज वज़ीर जो खारजा है हमारी, और इस दफ़ा इस पर कोई शक व शुबा नहीं है कि पाकिस्तान जो दुनिया इस्लाम की पहली एटमी ताकत है, उसने यहाँ पर भी अपना कायदाना किरदार अदा किया है। मुसलसल वो सफारतकारी कर रहे हैं। उन्होंने ईरान से भी बात की है, उन्होंने सऊदी अरब से भी बात की है। और जैसे सगीर चौधरी साहब ने बिल्कुल ये बात की है, ये दुरुस्त बात है। ये ईरानी वज़ीर ख़ारजा ख़ुद ये बात कह चुके हैं कि जो सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर जो अटैक हुआ है वो हमने नहीं किया है, हमें उस पर मोर्द इल्ज़ाम ना ठहरा जाए। तो अब ये भी शकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं कि जो इतने ज़्यादा अटैक हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में इस्लामी ममालिक के ऊपर, कहीं वहाँ पर वो चालाक लूमड़ी तो अपना खेल नहीं खेल रही है कि चलें इन इस्लामी ममालिक को आपस में लड़ा दिया जाए। और पता चले, चूँकि कतर तो ये कह चुका है कि हम जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। यही सूरत हाल सऊदी अरब की भी है और सऊदी अरब के हवाले से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी सोच समझ के तरीके से चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। सायरा जी, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़ी लहर अभी आना बाकी है और ट्रंप जो है वो फिर धमकियां दे रहे हैं। मतलब ये चीज़ हमेशा समझ से बाला तर रही है कि एक तरफ वो मुज़ाकिरात की बातें कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो अटैक कर देते हैं। क्या कहेंगी इस वक्त, अगर ये जो धमकियां दी जा रही हैं उसके साथ साथ ट्रंप की जानिब से भी और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जो है वो भी ये कह रहे हैं कि शदीद तरीन हमले अभी आना बाकी हैं, क्या ये जो बयान है आप समझती है कि तीसरी आलमी जंग की तरफ एक इशारा है और पाकिस्तान को इस हवाले से सबक भी सीखना चाहिए और कुछ तैयारी भी करनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, हमारे कहे की क्या अहमियत होगी। मैं तो कल आपके प्रोग्राम में भूल गई थी कि मैं तो शर्मिंदा हो रही थी कि उससे पहले जो प्रोग्राम हुआ था, जो आपने सवाल पूछा था कि आया ये जंग होगी या नहीं होगी, तो मैंने कहा नहीं होगी, वो ये गलती नहीं करेगा। और उसके 3 दिन बाद ये स्टार्ट हो गया। तो वो मैं सोच रही थी, तो मतलब क्या कि जो कहे हुए अंदाजे तज्जिए सभी गलत। इसलिए ये पता है, मैंने 12 आपके प्रोग्राम में कहा कि आगे एक ज़हनी तवाज़ुन उनका सही नहीं है। तो उनकी बात के ऊपर क्या वो वही बात है कि कहते कुछ है करते कुछ है। अभी वो मुकर गए कि हमने ऐसा नहीं कहा था, कल वो ये मलबा किसी और पे डाल देंगे और हमारे जैसे लोग तो अपनी गर्दन आगे कर देंगे कि लाइए मलबा हमारे सर पे डाल दीजिए। तो क्या कहूँ, अभी उससे पहले बात कर रहे थे क्या इस्लामी बरादर और मुस्लिम उम्मा, इन 2 लफ्जों से मुझे चिढ़ हो गई है। चिढ़ क्या बल्कि नफरत हो गई है। वो कहावत है ना कि अगर भाई किसी को कहते हो तो उम्मा के लिए तो हम अपना सब कुछ जला देते हैं यहाँ पर।
आपने नहीं, इस्लामाबाद और कराची में देखा ना। आप कैसी देखिए, कल भी मैंने आपको बोला है, वो हर वक्त रियासत के पास ऐसे लोग होते हैं, मौजूद होते हैं। जी, जी। यहाँ पर आप कराची आए, मैं आपको उस सड़क के सामने से गुजारती हूँ, उसके ऑपोजिट जो बहरिया यूनिवर्सिटी है और जो वो क्या है, ये शारे आम नहीं है, उस शारे आम पे गाड़ी रिवर्स करते हुए गलती से वो उस फुटपाथ पे चली गई और बंदूक लेके नजदा हुआ आ गया। ये यहाँ से आप कैसे आ गई? ओ भाई, मैंने कहा गाड़ी पीछे रिवर्स हो गई है बाप मेरे, मैं समझ भूल गई थी कि ये तुम लोगों के जहेज में मिली हुई जमीन है। तो आप कैसी बातें कर रहे हैं कि यहाँ पर लोग इतने वो हो गए कि वो वहां पर उधर तक पहुंच गए। इस्लामी ब्रदर, इनसे पूछना चाहिए, कहावत है ना कि भैया हाबिल हो या काबिल हो, कि भाई हो, कौन से भाई हो, कौन सी इस्लामी? और ये आप सऊदी अरब यूएई की बात कर रहे हैं, ठीक है, सारी बातें सही है। ये वो इस्लामी ब्रादर मुल्क है जहां पर आपको वीजा नहीं मिलता, जहां पर आप जाके कारोबार नहीं कर सकते। मैंने भी 97 में वहां पर बहुत सारी फैमिलीज जो आके यहाँ तबाह बर्बाद हो गई, जब एक कलम की जुम्बिश से यूएई से उनको निकाला गया था। अभी भी खुदा जाने इतने सख्त रूल हैं कि उनको कितने हजारों लाखों रियाल देने पड़ते हैं। और कफील के पीछे हम उम्रे पे जाते हैं तो मैं अक्सर पाकिस्तानियों से उनके हालात पूछती हूँ। अब इमिग्रेशन पॉलिसी ठीक हो जाएगी मैडम उनकी? जी जी, अब बेहतरीन हो जाएगी। बेहतरीन कैसे हो जाएगी? कफील चाहे तो लात मार के निकाल सकते हैं, कफील चाहे तो आपके बिजनेस को अपना बना सकते हैं। आप दूसरी तरफ देखें, आप जाएं यूरोप के किसी मुल्क में भी, आप अपना बिजनेस करें और वो बिजनेस आपका है और आप उतने उनके राइट के सारी चीजों के आपको राइट होता है। ये बादशाही निजाम है बेसिकली। जो इस्लामी निजाम है वो कभी इस्लामी लोगों को सूट ही नहीं किया है। तो आपने भी तो इस्लामी मैम निजाम इस्लाम के नाम के ऊपर ये वतन हासिल किया था। इस्लाम के नाम पे किया था तो मैं जी। पहले मुसलमान नहीं थी क्या? नहीं, ये जब मुसलमान पाकिस्तान तो हासिल हम किया गया पहले तो भी ये थे ना। ये भी तो- कलमे की बुनियाद पर किया गया ना, तो फिर क्या वजह है कि आज तक वो इस्लामी निज़ाम क्यों नहीं नाफिज हो सका? तो क्यों नहीं नाफिज हो जो सका? भी आता है जी मैं तो- कलमे के नाम सायरा पर जी भी वोट यही दे दे। सवाल रखती है ना हमेशा मैं सामने। भी आपसे यही सवाल कर रही हूँ, क्यों नाफिज नहीं हो सकता? क्यों हमने जनरल गुलाम मोहम्मद सबको पता था कि उनकी जो सेक्रेटरी साथ साथ घूमती हैं, उस एक अपाहिज शख्स को यहाँ पर गवर्नर बनाया हुआ था। अयूब खान का पता था, याहिया खान का पता था कि शराब में डूबे हुए ये लोग हैं। उसके बाद यहाँ पर वो निजाम सारा, जिस बेसिकली देखें जो रियासत होता है ना, रियासत का कोई मजहब नहीं होता। जिस वक्त हमारा ये मुल्क ये बना था, अभी सब कहते हैं मुसलमान, क्यों? मैं वहां मुसलमान नहीं थी, मेरे तो नाना भी मुसलमान थे, मेरे तो दादा भी मुसलमान थे। वहां पर इस्लाम को हमसे भाई बाकी चीजें, फिर उसके बाद जब ये मुल्क बना, आधे पे आ गया हमारा, मतलब दायरा ईरान वाला इस्लाम और आधे पे आ गया सऊदी अरब वाला इस्लाम। तो जब आपने रियासत ने उस वक्त इसका नहीं किया तो अब रियासत भुगते हैं। जो अभी ये बोल रही है कि यहाँ पर जी ईरान में इतनी अमात नहीं हुई वो कि जो यहाँ पर हो गई है, तो भुगते रियासत। बिल्कुल, यहाँ से मतलब जब आज वो भी रियासत बयानात, आती है- आज भी सिर्फ मुजम्मत की हद तक हम यहीं पर खड़े हैं। सरदार फैजान, क्यों हम मतलब मुजम्मत, अब मुदाखलत का टाइम आ चुका है, मुजम्मत से आगे हम लोग बढ़ते नहीं हैं। एक बड़ी लहर आने की भी बात की जाती है सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उनके वजीर खारिजा की जानिब से। ट्रंप ये जो धमकियां दे रहे हैं, खित्ते को मजीद तबाही के दहाने पर ला खड़ा क्या करेंगी? मजीद इससे आगे बढ़ जाएंगी? यानी जो तबाही है ये चारों तरफ फैल चुकी है। व्हाट्स योर टेक सर? बहुत शुक्रिया मिस आकाशा। देखें, अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे गैर जिम्मेदार और गैर संजीदा रियासत के तौर पर अभी तक उभरा है। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने एटमी तजर्बा किया और ठीक 21 दिन बाद जो है वो अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया और 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम नागासाकी पर गिराया, जिसमें लाखों लोग जो हैं वो जलकर राख हो गए थे। तो अमेरिका की तो ये पूरी तारीख है कि वो हमेशा से अब जोर बदमाशी, जोर जबरदस्ती, अब जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, आप देखें उसने यमन पर यलगार की है, उसने सोमालिया पर की है, इराक पर की है, ईरान पर एक मरतबा इससे पहले की है, वेनेजुएला पर की है, शाम में की है, नाइजीरिया में की है। तो और फिर भी अमन के दाए बने फिरते हैं वो। फिर भी अमन के दाई जो है वो बने फिरते हैं। इसमें पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहिए कि पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को तजर्बा किया और संजीदा चेन ऑफ कमांड जो है वो पाकिस्तान ने पेश की है कि पाकिस्तान के पास जो है वो एटम बम भी हैं और उन्होंने अभी तक मतलब उसको एक महफूज तरीके से जो है वो अपने मुल्क के दिफा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। क्या हमारे पास एटम बम है तो हम लोग महफूज हैं? बातें तो ये भी हो रही है ना।
देखें, ये तो नहीं कहा जा सकता कि हम लोग जो है वो महफूज हैं, क्योंकि अभी आपने नहीं बयानात फैजान, देखे मैं आपकी होंगे, बात से तुर्की- बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। हम 100% महफूज हैं। ये जो चैन की नींद हम सो रहे हैं ना, ये अपने मजबूत दफा की वजह से हम चैन की नींद सो रहे हैं। सर देखें, चले। इसराइल का जो बॉर्डर टच है वो उर्दन के साथ टच है, उर्दन के जो है वो शाम के साथ टच है, शाम की इराक के साथ टच है, इराक की ईरान के साथ टच है, और फिर उसकी ईरान के बाद जो है वो पाकिस्तान के साथ फिर बॉर्डर टच है। तो अगर हम इस तमाम चेन ऑफ कमांड को देखें, 90 की दहाई से सोवियत यूनियन के टूटने के बाद फलस्तीन और अरब दुनिया के बड़े मसामती हिस्सों ने इसराइल के आगे हथियार डाले थे। तो 2003 में हमने फिर इराक का देखा, 2011 में शाम और लीबिया का हमने देखा कि असद की हुकूमत किस तरीके से गिराई गई, और फिर किस तरीके से अभी शाम में जो है वो इसराइल के जो जहाज हैं वो लहराते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो यहाँ तक आ सकती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। फिलहाल तो हम मुकम्मल तौर पर महफूज हैं, लेकिन इसको भी हमें मद्देनजर देखना चाहिए कि एक तरफ से इंडिया हम पे हमलावर हो रहा है, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान के साथ मामलात हैं जी, वहां पे अफगानिस्तान के साथ हमारे मामलात सही नहीं हो रहे। पाकिस्तान को डिस्टेबल करने की मुकम्मल तौर पे जो है वो कोशिश की जा रही है, और ईरान के बाद अल्लाह ना करे इस तरीके से तुर्की और पाकिस्तान का नंबर भी जो है वो आ सकता है। तो ये फिलहाल तो हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर महफूज ही समझते हैं, और अमेरिका जो है वो जिस तरीके से ये धमकियां दे रहा है, जिस तरीके से अभी थ्रेट दे रहा है कि और पुरजोर अटैक जो है वो ईरान पे करेगा, जैसा कि आपने सवाल किया था, तो तमाम लीडरशिप जो है वो तो उनकी खत्म कर चुका है अमेरिका। तो इसके बाद तो उसने पुरजोर अटैक और क्या करना है। लड़कियों की स्कूल पे उसने अटैक किया, 160 के करीब तलबात को उसने निशाना बनाया, और वहां के अवाम से कह रहे थे कि आप अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाए। तो हम वहां के अवाम के बहुत ही ज्यादा मतलब वो हमारे ईरान के अवाम जो है हमारे दिल के करीब है, तो इस वजह से हम चाहते हैं वहां की अवाम ईरान की जो हुकूमत है, जो क़यादत है, उससे जान छुड़वाना चाहते हैं। आपने लीबिया की बात की, शाम की बात की, उसके साथ साथ इराक की बात की। जब जब अमेरिका वहां पे आया और फिर वहां से निकला तो उन ममालिक के हमने हालात देख लिए। आज ईरान भी जो है उसी दहाने पर मौजूद है, लेकिन ईरान जो है वो घुटने टेकने पर मतलब वो ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐसा कुछ सोचे कि घुटने जो है वो टेक देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ बात कर लेते हैं अवाम के हवाले से, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई जंगें होती हैं, इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, उसके साथ साथ महंगाई जो है वो अपने उरूज पर पहुंच जाती है। हम देख रहे हैं कि ऑयल क्राइसिस जो है उसका भी हमें सामना है। सगीर चौधरी साहब, आप कुछ इस पर बात करना चाह रहे थे, मैं चाह रही हूँ कि कुछ आप हमारे अवाम के सामने इस हवाले से कुछ। शुक्रिया काशा। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट है। देखिए जंग तो हो गई, अब जंग जो है वो मशरिक़ वस्ता से फैलकर तकरीबन दूसरी बहुत सारी कंट्रीज़ में आ चुकी है, और हमारे तैयारे जो है ना रात को अब सरहद के करीब घूम रहे होते हैं। ठीक है, नोटम हमने जारी कर दिया है। तो अब इस सूरत हाल में फिर आगे इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या नुकसानात होंगे वो तो बहुत खौलनाक होते हैं ना। तो मैं वही चाहती हूँ सबसे पहला जो नुकसान होने वाला है, जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा है, चूँकि अमेरिका ने 1 महीने का टाइम दे दिया है, तो वो सबसे जो क्राइसिस आने वाला है पेट्रोलियम मसनूआत का है, और जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह लपेट में आ सकता है। ठीक है, अभी तो हमारे पास रिजर्व हैं। थोड़ी सी मैं आपको इसकी तफसील बता देता हूँ। सर उसकी तफसील मैं आपसे जानूंगी, लेकिन इससे पहले हमने यहाँ पर एक ब्रेक लेना है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त का एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ से आने के बाद इस पर हम लोग तफसील से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुशामदीद। और ब्रेक पे भी हमारी आपस में यही डिस्कशन हो रही थी कि ये जो कौम है, ये जो पाकिस्तानी कौम है, ये किसी से डरने वाली नहीं है, सो बिल्कुल भी डराने की कोशिश ना की जाए। लेकिन महंगाई एक ऐसी बात जो कि एक आम आदमी, ये जो हमारे गरीब आवाम है, इनका जीना जो है वो पहले ही माहौल हो चुका है, और अगर मज़ीद कोई जंग की बातें होती हैं तो ये महंगाई जो है मज़ीद बढ़ेगी। जी सगीर चौधरी साहब, कुछ बता रहे थे आप? जी बिल्कुल, मैं ये बता रहा था कि हम 2 तरह की जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो हम होती हैं, हमारे पास इस्तेमाल होती हैं। एक तो रूटीन की सप्लाई है जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से,
एक है हमारी दफ़ाई पैदावार के हवाले से, दिफा के हवाले से, वो हम बाहर से नहीं लेते, वो हमारी अपनी प्रोडक्शन होती है। और मुकामी पैदावार जो है हमारी क्रूड ऑयल की, वो यौमिया जो है वो 90,000 बैरल है, यानी एक बैरल में आप कह सकते हैं 169 लीटर होता है। तो वो क्रूड ऑयल हमारा होता है, उससे हम जो है वो अपनी दफ़ाई ज़रूरियात जो है पूरी करते हैं। और आलमी मार्केट में 2-3 मार्केट्स हैं जिससे तेल लिया जाता है, जिसमें WTI अमेरिकन है और ब्रेंट है जो बरतानवी है, और लाइट पेट्रोलियम है जो इसकी अरब की है। तो हम तो अरब से लेते हैं और सऊदी अरब से बल्कि लेते हैं। हाँ जी, और अरामको से भी हमारा तेल आ रहा होता है। और जिस दिन मज़ाइल लगा उस दिन हमारा वहाँ पे वो जो एक कंटेनर है या जो जिसमें हम लेके आते हैं वो मौजूद था। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कीमतों के हवाले से अगर बात की जाए तो मैंने थोड़ा सा इसके अदाद-ओ-शुमार निकाले हैं कि इस वक्त जो है वो अगर इसी तरह की सिचुएशन रहती है तो ये अभी तो फ़ी बैरल जो है वो जो हम खरीदते हैं फी लीटर बात करें ताकि आम लोगों को समझ चले, हम फ़ी लीटर करते हैं। हम ये आसान अल्फाज में बता देते हैं कि हमारे पास 28 रोज़ का ज़ख़ीरा मौजूद है पेट्रोलियम मसनूआत का, 28 रोज़ का, लेकिन उसको डेली बेसिस पे मेंटेन करना होता है, वो हम मेंटेन कर रहे हैं। और डीज़ल और पेट्रोलियम की जो खपत है रोज़ाना योमिया, वो 7,31,00,000 मैट्रिक टन है योमिया। और मतलब 28 दिन का। और इसमें अगर प्राइस की बात भी कर लेना, अगर ये बढ़ जाता है तो इसमें खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि जंग अगर इसी तरह जारी रहती है तो जो पेट्रोलियम मसनूआत है पाकिस्तान में, पेट्रोल खास तौर पर, वो 350 से 400 रुपए लीटर बढ़ सकता है। इसमें हुकूमत का टैक्स भी बढ़ेगा। ये देखिए, अब सरकारी गाड़ियां चलेंगी तो मतलब ब्यूरोक्रेसी की भी चलेंगी गाड़ियां। अभी वो इस हवाले से हम नहीं दे रहे हैं ना। दूसरी चीज मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा था, मतलब जो भी कर लो वो जो है राशनिंग, आकाश राशनिंग हो रही है, वो चुपके से हो रही है, चूंकि पैनिक क्रिएट ना हो, हम उसको स्टोर भी कर रहे हैं, राशनिंग भी हो रही है, ताकि आने वाले वक्त में हमें इसका किल्लत का सामना ना करना पड़े। ये अच्छी बात है, लेकिन हमें समझ सोच के इसका इस्तेमाल करना चाहिए और बिला वजह पेट्रोल जो है ना वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक अपील भी है। आम आदमी पे पड़ेगा। असगर चौधरी साहब, हम देख रहे हैं कि रूसी जो नायब सदर है वो कह रहे हैं कि रिजीम चेंज की जो कोशिश है जो ईरान में की जा रही है अमेरिका की जानिब से, तीसरी आलमी जंग का सबब बन सकती है। क्या अमेरिका दुनिया को तबाही की तरफ ले जा रहा है, ये तो हमें पता है, लेकिन क्या जो रूसी नायब सदर ने कहा है ऐसा कुछ हो सकता है? बहुत शुक्रिया काशा। तबाही की जानब ले जा नहीं रहा है, ले जा चुका है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, जिस तरह अभी चूई साहब ने भी बात की तवानाई बहरान की, तो पाकिस्तान का एक बड़ा मामूली सा हिस्सा है सिर्फ। सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो होगा ना वो फ़र्क पड़ेगा, वो इंडिया को पड़ेगा, वो मोदी को पड़ेगा। मोदी को बहुत शौक था ना, जाके गया वहाँ पर और नेतन्याहू के साथ जो भी इससे बातें की, और इधर हमारा बॉर्डर गर्म हो गया और फिर 2 दिन बाद जो है वो अटैक को वहाँ पर हो गया, तो बड़ा असर पड़ेगा। चोई साहब देखें ना, सोने आप त्यारे भी गिना देंगे उसे। उसने 8 बताए अभी तक, वो त्यारे गिनने शुरू कर दिए अमेरिका के उसने। ठीक है, वो ज़ाहिर है कि वो अपनी बात को जो सुबकी को उसने मिटाना है ना। बात यह देखे, चाइना और रशिया आप बिल्कुल और साथ जो वेटो पावर रखने वाली दूसरी एक कंट्री है, क्योंकि बरतानिया तो ज़ाहिर है कि फिर उन्होंने कहा जी चलें अब ट्रंप के साथ ही आ जाते हैं, वरना ये ना हो कि कल ट्रंप का रुख हमारी तरफ हो जाए। और प्रेसिडेंट ट्रंप का कुछ पता भी नहीं है, वो बस अजीब सी शख्सियत है वो, कि किसी वक्त वो कोई भी फैसला कर सकते हैं और वो अचानक यू टर्न भी ले सकते हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ, यू टर्न भी वो ले सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कि सफारतकारी जारी थी और साथ उन्होंने अटैक कर दिया। एक और मैं इसी से आगे एक क्वेश्चन आपके सामने इसका चौधरी साहब रखना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप इसका मुख्तसर सा जवाब दें। सर, रशिया और जो चाइना है वो भी मतलब पहले से कह रहे थे कि हम ईरान का साथ देंगे, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ से भी सिर्फ बयानात ही आ रहे हैं। कुछ लगता है कि बयानात से आगे बढ़ के भी उन्होंने कुछ किया होगा? दिया जाता है तो दुनिया को पता लग जाता है। ज़रा कुवैत वाले वो जो 3 त्यारों का जो मामला है गिरने वालों का, वो ज़रा थोड़ा सा जब कुछ चीज़ें बाहर आएंगी तो पता लग जाएगा। दूसरा एक और चीज़ ये है कि ये हमारे अरब ममालिक तो ये कह रहे थे कि हमारी तो फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल ही नहीं हो रही है। ये तो सबसे बड़ा सबूत आ गया कि वो अमेरिकन त्यारे जो ईरान के ऊपर अटैक कर रहे थे वो कुवैत में कैसे गिरे, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखें, ट्रंप का निशाना ईरान नहीं था, ट्रंप का निशाना चाइना था। उसे चाइना का बाजू मरोड़ना था और चाइना जो अपनी तवानाई की ज़रूरत है वो बहुत हद तक
यही रास्ता है और यही ममालिक हैं जहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत चाइना जाती हैं, तो चाइना खामोश तो नहीं रहेगा। खामोश नहीं रहेगा सर, सही कहा आपने, चाइना खामोश नहीं रहेगा। सायरा जी, ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा जो हमारे हैं वो कह रहे हैं कि ईरान पर हमले का मकसद इसराइली असर और रसूख पाकिस्तानी सरहद तक लाना है। कितनी सदाकत समझती है इस बयान में? और उसके साथ साथ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये भी कह रहे हैं कि सह्यूनियत जो है वो इंसानियत के लिए खतरा है और इसराइल का एजेंडा पाकिस्तान की सरहद तक अपना असर और रसूख फैलाना है। क्या ये बयान आप समझते हैं कि खित्ते में जारी जंग को पाकिस्तान की सलामती से जोड़ने की कोशिश की जा रही है? कि असर रसूख पाकिस्तानी सरहद तक क्यों? बेवकूफ थे, ये नहीं पता था कि ईरान के ऊपर हमला हुआ। अभी भी कल उनके जो जहाज है वो चाबहार तक आ गए थे, चाबहार बलोचिस्तान से कितनी दूर है इनको नहीं पता था। अब ये वो क्या कहते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ जी 70 किलोमीटर, और अभी जब सारा कुछ पता चल गया तो अभी इस किस्म के इनके हल्के फुल्के बयानात आना शुरू हो गए कि जी असर रसूख वहां तक। हाँ जी, सिहोनी एजेंडा, इनको क्या मैं कहूँ, कोई अच्छे अल्फाज तो है नहीं कि अब ये इस किस्म के ना बेवकूफ बनाते हैं हमें। एक दफा ये कहते हैं, दूसरी दफा ये कहते हैं। अभी आपने तेल की बात की, तेल के जी वो हमारे पास थे 28 दिन के या पता नहीं कुछ ऐसे रिजर्व थे, पर इन्होंने कहा भागते चोर की लंगोटी सही उठे बम पहला गिराए थे इन्होंने 8 रुपए बता था 8 रुपए बढ़ा देकर जब तक बड़े तो हमने खरीदा पुरानी कीमत पे था। और आगे देखिएगा जो टैक्स लगेंगे इनके ऊपर, हमने पुरानी कीमत पे खरीदा था। सही कह रही हैं आप, पुरानी कीमत पे खरीदा हुआ था। हाँ जी, और क्या कहते हैं सारा कुछ है। अभी जी हमने कहा चलो जाते जाते हम इसको वो भी कर दें। अरे भाई, ये बजाय आवाम को करने के ये जो लाखों लीटर आप दे रहे हो, ब्यूरोक्रेसी को दे रहे हो, असेंबलीज में ये जो तेल जाता है, मैंने अपना फ्यूल कार्ड वापस किया, मुझ अकेली एक बंदी को 360 लीटर का तेल का कार्ड दिया हुआ था। मुझे तो खुद उस कार्ड को देख के शर्म आ रही थी कि एयरपोर्ट आना जाना होता है। ये खत्म करे ना कि ये पैसे भी हमसे लेने हैं। उन्होंने जल्दी जल्दी बस बढ़ा के, तो देखिए यहाँ पर तो वो कहते हैं कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, किस किस चीज का रोना रोए, किस चीज को। अच्छा मैडम, 80,000 सरकारी गाड़ियां हैं, 80,000 सरकारी गाड़ियां बल्कि इससे भी ज्यादा हैं जिनमें फ्री पेट्रोल होता है। जी जी। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है कि आप पावर कॉरिडोर के का हिस्सा भी रही हैं, हाँ, मुख्तलिफ कमेटियों की आप मेंबर रही हैं। जब ये सारे असासे खलीज में मुंतकिल हो रहे थे, उस वक्त ये सफारतकारी क्यों ना हुई? उस वक्त वो एक है हमारी OIC, वो क्यों नहीं जागी? अरब लीग क्यों नहीं जागी? पाकिस्तान क्यों नहीं जागा? इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं? फिर क्या वजूहत हो सकती हैं? तो आपने किससे बोला कि हम सब में दमखम है? तो आप ये देखें, जो एक आप उससे पहले पाकिस्तान की बात कर रहे थे, जो पाकिस्तान बनाने की जो वजह थी, हमने तो वो वजह भी खो दी कि आज इस मुल्क में मैं कहती हूँ कि सिर्फ नाम पाकिस्तान होना चाहिए ना। यहाँ पर इस्लाम है ना जमहूर है, और बाकी हमारे अपने अरब ममालिक को देखें, वो तो इतना वो कहते हैं कैफो निशात और अयाशी में डूबे हुए कि उनको भी इन तमाम चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उससे पहले आप अगर देखे जाए तो ये क्या कहते हैं, अयूब खान साहब ने दिया था। ये जो हमारे यहाँ भी तो अड्डे थे ना, वो बड पीर का था, बड बैर का, क्या नाम में गलत हो जाता है, बट बेर का, और 2-3 और जो जैकबाबाद का था, बाकी थे। जी सारा इतना था, वो हमने भी तो दिए थे वो। लेकिन तो हमने फिर आप वापस ले लिए ना मैम, फिर हमने खुददार कौम होने का सबूत दिया। खुददार कौम का? अरे भाग के दूसरे कॉरिडोर की तरफ चले गए थे हम। आपको किसने कहा? अरे कभी इस पे अलग से प्रोग्राम करें। अब आपने कहा ना कि मैं वहां पे रही हूँ, मैं वहां पे रही हूँ, मेरी आंखों के सामने बुत गिरे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बचपन से तो हम इनको देखते होते थे, तो एक था नाम तो थे ना इनके। और मैंने कहा पता नहीं शायद ऐसे मुखालिफिन भी इल्जामात लगाते होंगे, लेकिन मैं कहती हूँ कि बस खुदा जाने कौन लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। सही कहा आपने मैम। जी, आपका पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इस पे अलग से एक प्रोग्राम भी हो सकता है। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का जो है वो वक्त बहुत कम रह गया, और सरदार फैजान साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। जो बुनियादी हमारा सवाल है उसी पे जाना चाहूँगी। गज़ब इल्हा काबिल तस्दीक यकीन दहानी तक जारी रहेगा? किस यकीन दहानी की बात हो रही है कि तब तक ये जो ऑपरेशन है हमारा गज़ब इल्हा के जारी रहेगा, और इस वक्त तक जबकि अफगान तालिबान दहशतगर्दों की सहूलतकारी तर्क नहीं कर देते हैं, ये बातें तो हो रही हैं। क्या ये पाकिस्तान का एक सख्त मौक़िफ़ है जो कि बिल्कुल दुरुस्त है, या थोड़ी सी हमें नरमी दिखानी चाहिए? बहुत शुक्रिया मिस आकाशा। देखें, इस टाइम पे जब से ये जंग शुरू हुई है, जंग को तो इसे नहीं कहेंगे, एक ऑपरेशन कहेंगे, पाकिस्तान की जानिब से एक ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है।
इस ऑपरेशन के दौरान अगर हम देखें जितने भी ये बॉर्डर एरियाज हैं वहां से पहले तो जो कैदियों की मुंतकिली का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि ये लग रहा है कि इसने अभी तूल पकड़नी है, मजीद इसने थोड़ा सा लंबा इस ऑपरेशन में जारी रहना है। अगर हम देखें पेशावर में इस टाइम पे जब से ये अफगानिस्तान के साथ मामला शुरू हुए तो पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो गैर कानूनी अफगान महाजरीन की पकड़ धकड़ जो है वो शुरू हो गई थी। लेकिन एक आर्डर जारी किया गया और जिसमें कहा गया कि क्योंकि मुख्तलिफ बॉर्डर्स बंद हैं और इनको वापस नहीं भेजा जा सकता तो इनको फिलहाल हिरासत में ना रखा जाए, क्योंकि जेलें जो हैं वो इस टाइम पे भर चुकी हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान, ये 4-5 दिनों के दौरान जो है वो 1044 से ज्यादा अब गैर कानूनी अफगान महाजरीन जो हैं वो पेशावर में गिरफ्तार किए गए हैं। तो अगर हम देखें जैसे आपने ये मुज़ाकरात या इन चीजों की बात की, तो ये अभी जो अफगान तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनकी जानिब से बयान जो है वो सामने आया है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए जो है वो मसला हल करना चाहते हैं। इसी तरह अमीर खान मुत्तकी जो है वो जो उनके वजीर खजाना हैं वो भी कहते हैं कि अफगान, उन्होंने उनके बयान थोड़ा सा फैजान ये बताइएगा वो हमसे कह रहे हैं या उधर वो जय शक्कर से कह रहे हैं? नहीं, वो उनके बयान में थोड़ा सा एक तजाद सा है ना, कि वो कहते हैं कि अफगानिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा में फौजी कार्रवाई कर रहा है, तो पाकिस्तान भी जो है वो अपने दिफा में ही कर रहा है। पाकिस्तान ने तो आपको भारा का है। ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता दिनों बयान दिया है कि हमने आपको पैसों की भी ऑफर की है, लेकिन पैसों के बदले आप जो है वो हमें श्योरिटी नहीं दे रहे कि फिर भी टीटीपी जो है वो पाकिस्तान में अगर हमलावर होती रही तो उसका क्या अंजाम होगा। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो दोनों तरफ से अभी कोशिश जो है वो बैकडोर, कुछ सुनने में इस तरह आ रहा है कि कोशिशें शुरू हुई भी हैं। देखें तो वो हलाकतें भी हो गई हैं, काफी लोग जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का फैजान साहब, पाकिस्तान का शुरू से एक ही मौकिफ है कि अफगान सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल, हम क्या चाहते हैं, बस ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ वो सरजमीन जो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, वहां से जो दहशतगर्द है वो यहाँ तक नहीं पहुंचने चाहिए। लेकिन वो तमाम तर चीजें जो होंगी तो फिर तो हम हक रखते हैं ना अपने दिफा का, और डेफिनेटली इस तरह के हमले जो है वो हमारे सामने आएंगे। इसके साथ ही जी असगर चौधरी साहब, देखे पॉलिसी तब्दील हो चुकी है। पॉलिसी अब ये हार्ड स्टेट है। जब आप हमारे ऊपर अटैक करेंगे फिर आप ये ना गुमा रखें कि हम आपको कहेंगे नहीं चलें इस दफा ना करें, अगली दफा आप मतलब हालात जो है वो चेंज तोड़ जवाब मिलेगा। सो डेफिनेटली अब चीजें जो हैं वो चेंज हो गई हैं, तो इस तरह का रिएक्शन जो है आपको उसका सामना जरूर करना पड़ेगा। सकीर चौधरी साहब, हम देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह की ओपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई से एक मुलाकात हुई है। मुलाकात में ओपोजिशन को कल ऑन कैमरा इजलास की एक दावत दी गई है। क्या आप समझते हैं कि ओपोजिशन कौमी सलामती के लिए इजलास में शिरकत करेगी? अभी तक उनका वही मौक़िफ़ रहेगा कि पहले बेबानी PTI से मुलाकात होगी या उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा या उनसे मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात होगी, या वाकई कौमी सलामती के लिए भी अब कुछ किया जाएगा? आकाशा, देखें इस वक्त ये इन कैमरा मीटिंग और उसमें अपोजिशन का जाना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। अपोजिशन का ऑन बोर्ड होना और एक पेज पे होना इस हवाले से, चूँकि ये मुल्क की सालमियत का मसला है, सॉवरेंटी का मसला है, और इसमें तो बेशक अपोजिशन हो, सियासत होती रहेगी, सियासत तो बाद में भी करते रहेंगे। बानी PTI पे भी सियासत होती रहेगी, उनकी सेहत पे भी होती रहेगी, लेकिन जो ऑफ़र की गई है उनको उसमें ज़रूर जाना चाहिए। और जो मेरी इतलात है कि वो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं जाते तो फिर आप इस सियासी मंजरनामे से आउट हो जाएंगे और आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको फिर एक स्टैंप लग जाएगी कि आप कौमी सलामती के मामलात में एक पेज पर नहीं हैं। तो इसलिए आपको एक पेज पर आना होगा और उस पर आपको समझौता नहीं करना, और उस पर आपको कोई फटा भी नहीं करना, और आप जाएं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दें, अपना कोई इख्तलाफी राय है तो वो दें, अपनी कोई और ओपिनियन है तो उसमें शामिल कर सकते हैं। डेफिनेटली देखें, बैठेंगे तो सारी चीज़ें डिसाइड होंगी, और ये बड़ा हसास मामला है। देखें, एक तरफ तो अफगान वॉर चल रही है और दूसरी तरफ जो है वो हमें इजराइल से खतरा है। अब देखिए, उन्होंने साइबर अटैक तो हम पे किए हुए हैं ना, आप देखें कि साइबर अटैक हमारे TV चैनल्स को उन्होंने हैक किया, इसके अलावा और बहुत सारे मामलात में आप कह रहे हैं कि अपोजिशन लीडर मतलब अपोजिशन जो है उसको जाना चाहिए। असगर चौधरी साहब, एक मिनट दीजिएगा। असगर चौधरी साहब, यही सवाल मैं आपके सामने भी रखना चाहूंगी कि क्या समझते हैं कि अपोजिशन जो है इस वक्त
शिरकत करेगी इस इजलास में जी या नहीं करेगी? आकाशा, बिल्कुल मैं यही चीज़ ऐड करना चाह रहा था कि कल जॉइंट सेशन था और ये एम न्यूज़ का ही सवाल था अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से, जो हम रिपोर्ट भी कर चुके हैं, और उन्होंने ये कहा था कि हमें इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। आज हुकूमत ने इसके ऊपर एग्री किया है और दोनों ऐवानों के जो कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, सेनेट और कौमी असम्बली, उन्हें इसके ऊपर ब्रीफिंग दी जाएगी। और हमें जो हमारे ज़राए बता रहे हैं तहरीक तफ़्ज़ आइन पाकिस्तान के कि दोनों अपोजिशन लीडर साहबान जाएंगे, उस पर शिरकत करेंगे और जो भी बात होगी उसके बाद अपनी पार्लिमानी पार्टी को वो बताएंगे। ये सिर्फ दोनों कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ को ब्रीफिंग दी जाएगी, ये कोई पार्लियामेंट का जो है इन कैमरा सेशन नहीं होगा। इन कैमरा, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया असगर चौधरी साहब, सगीर चौधरी साहब, फैज़ान और सायरा जी, रहनुमा GTA भी हमारे साथ मौजूद थी। आप सभी का बहुत ही ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।